अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लाहौर रेजोल्यूशन 1940, जिसको कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन या करारदाद लाहौर भी कहा जाता है। द लाहौर रेजोल्यूशन was written and prepared by Muhammad Zafarullah Khan and was presented by A.K. Fazlul Haq, the Chief Minister of Bengal. It was a formal statement adopted by the All India Muslim League, the representative party of Muslims of the subcontinent, on the occasion of its three-day general session that was held in Lahore on 22nd to 24th March 1940. लाहौर रेजोल्यूशन को मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान ने प्रेजेंट किया था A.K. फजलुल हक ने, जो कि बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, और इसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से प्रेजेंट किया गया, जो कि पाकिस्तान की अचीवमेंट के हवाले से एक माइलस्टोन साबित हुआ। द रेजोल्यूशन कॉल्ड फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट्स एज seen by the statement that geographically contiguous units are demarcated regions which should be constituted with such territorial readjustments as may be necessary, that the areas in which the Muslims are numerically in majority, as in the north-western and eastern zones of British India, should be grouped to constitute independent states, in which the constituent units should be autonomous and sovereign. लाहौर रेजोल्यूशन में क्लियरली डिमांड किया गया कि सब कॉन्टिनेंट के जो एडजेसेंट यूनिट्स हैं, जहां मुस्लिम्स जो है वो हाईली पॉपुलेटेड हैं, उन यूनिट्स को कॉन्स्टिट्यूशनली ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें। नाउ वी विल डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन। Until the mid-1930s, the Muslim leaders were trying to ensure maximum political safeguards for Muslims within the framework of Federation of India in terms of seeking maximum autonomy for Muslim majority provinces. They got some safeguards through a system of separate electorate on communal basis in the 1935 Government of India Act. As a result of elections held under this act, Indian National Congress formed government in 6 out of 8 provinces. हमने लास्ट अपने टॉपिक में डिस्कस किया था कि 1905 में लिबरल पार्टी इंग्लैंड में जो है वो बरसर इक़्तिदार आई थी, और वैसे भी जो 20th सेंचुरी का जो स्टार्ट था उसमें डेमोक्रेटिक स्लोगन्स, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल लिबर्टीज़ के स्लोगन्स जो हैं वो पूरी दुनिया में फैल गए थे। नेशंस के अंदर जो है इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी के हवाले से अवेयरनेस जो है वो आ चुकी थी। इसीलिए इंग्लिश गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि जितने भी उसके कॉलोनियल स्टेट्स हैं उसके अंदर सोशल, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, और इसी को कंसीडर करते हुए सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स ने अपने लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी, जो कि उनके ड्यू पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को गवर्नमेंट तक लेके जाए और उनके लिए जो है फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सके, और मुसलमान भी जो है वो एक प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट की तरफ जाएं। इसी हवाले से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के बाद मुस्लिम लीडर्स जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में
अपने पॉलिटिकल डिमांड्स जो हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते रहे टाइम टू टाइम। और इसी में सबसे बड़ा जो एक अचीवमेंट था वो था सेपरेट इलेक्टोरेट का, और मुस्लिम्स के लिए कोटा जो था सीट्स के एलोकेशन के हवाले से वो मंजूर किया गया था। इसके अलावा मुसलमान जो है वो टाइम टू टाइम एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर इस किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहते थे जिससे कि प्रोविंसेस जो हैं वो इंटरनली ऑटोनमस हों। इससे क्या हुआ कि जो मुस्लिम हाईली पॉपुलेटेड प्रोविंसेस थे या एरियाज़ थे उसमें किसी हद तक मुसलमानों को जो है वो पॉलिटिकल फ्रीडम हासिल हुआ, एक सोशल ऑर्डर उनका मेंटेन हुआ और इकोनॉमिकली वो थोड़ा स्टेबल होने लगे। इन्हीं सारे सक्सेस के रिज़ल्ट के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी सेपरेट इलेक्टोरेट को जो है वो मेंटेन रखा गया। और इसका फ्रूट क्या मिला मुस्लिम्स को कि जो जनरल इलेक्शंस हुए थे 1937 में, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से 8 में से 6 प्रोविंसेस में मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स को कामयाबी हासिल हुई। During Congress rule from 1937 to 39, its high command, whose iron control over its own provinces clearly hinted at what lay ahead for the Muslim majority provinces once it came to dominate the center. Much of the League's propaganda at this stage was directed against the Congress ministers and their alleged attacks on Muslim culture, the heightened activity of Hindu Mahasabha, the singing of Bande Mataram, the Vidya Mandir scheme in the central provinces, and the Varda scheme of education, all were interpreted as proof of Congress violence. 1937 के जनरल इलेक्शंस में ओवरऑल जो है, क्योंकि हिंदू जो है वो हाईली पॉपुलेटेड थे इसलिए उनको ओवरऑल जो है वो मेजॉरिटी में सीट्स मिले। तो जहाँ पर भी वो मेजॉरिटी में थे और उनके एरियाज़ में जो मुस्लिम माइनॉरिटी थी उन मुसलमानों को जो है तंग करने में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और उनका एटीट्यूड से साफ जो है प्रिडिक्ट किया जा सकता था कि अगर ओवरऑल नेशनल लेवल पर भी इलेक्शंस होते हैं और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पर ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि हिंदूज़ जो है वो अपनी पॉपुलेशन की बेस पर रूल करेंगे, डोमिनेट करेंगे, तो ऐसे प्रोविंसेस जहां मुसलमान बेशक जो है वो आबादी के लिहाज से ज़्यादा हों, वहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो एक आयरनिक कंट्रोल होगा। जैसा कि उन्होंने बहुत सारे एंटी मुस्लिम एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर रखे थे और मुस्लिम कल्चर और सिविलाइजेशन पर जो है वो उसको एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की हैं। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी से लेकर लास्ट तक, चाहे उनका जो है वो बंदे मातरम जो उनका एक एंथम था उसको वो नेशनल एंथम डिक्लेयर करना चाहते थे। इसी तरह हिंदू महासभा का जो मैनिफेस्टो था वो क्या था कि हिंदू नेशनलिज्म जो है उसको प्रमोट किया जाए। इसी तरह वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन के अंदर जो है वो भी हिंदू मज़हब को प्रोपगेट जो है वो किया जा रहा था। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो ऑब्वियस थी कि इन केस अगर हिंदू जो है वो सेंट्रल लेवल पर भी गवर्नमेंट बना लेते हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स की जो है वो प्रिजन्स में हो या अगर ब्रिटिशर्स चले भी जाते हैं तो उनके प्रिजन्स में हो, तो इन बोथ सिचुएशंस मुस्लिम्स जो है वो सफ़र करेंगे पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली। तो किसी भी तरह से जो है वो हिंदू नेशनलिस्ट पर या हिंदुओं पर यकीन नहीं किया जा सकता था। सो द कांग्रेस वाज क्लियरली इनकैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम इंटरेस्ट्स, yet it was trying to eradicate every other party. Therefore, by 1938 to 39, the idea of separation was strongly gaining ground. The Sindh Provincial Muslim League Conference held its first session in Karachi in October 1938 and adopted a resolution which recommended to the All India Muslim League
to devise a scheme of constitution under which Muslims may attain full independence. तो कांग्रेस के जितने भी एरियाज़ थे जहाँ पर वो रूल कर रहे थे वहाँ पर मुस्लिम्स जो है वो कम्प्लीटली जो है वो प्रोटेक्ट नहीं थे, वो अपने आप को सिक्योर नहीं समझते थे किसी भी हवाले से, जानो माल के हवाले से, सिविलाइजेशन के हवाले से. इसलिए 1930 से 39 के दरमियान जो एक आइडिया ऑफ सेपरेशन था वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो रूटीन होने लगा. और इसी हवाले से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कराची में एक सेशन जो है वो उसमें ये डिसाइड किया कि इस हवाले से हमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स लेने होंगे. नाउ वी विल डिस्कस द मोटिव्स ऑफ डिमांडिंग सेपरेट होमलैंड. मुस्लिम लीडर्स जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए बात कर रहे थे, उन्होंने सेपरेट होमलैंड के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ जो है वो सोचना शुरू कर दिया. तो वो क्या मोटिव्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं. एज यू नो, ऑल द मुस्लिम लीडर्स, इधर he was Sir Syed Ahmad Khan, Allama Iqbal or the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah or every Muslim leader, they were against the idea of English democracy or English parliamentary system because they had idea that they will suffer in the Hindu domination. So the democratic system based on the concept of homogeneous nation such as England are very definitely not applicable to the heterogeneous culture of the countries such as India. Because India was not a country, it was a subcontinent of different nations belonging to different cultures, different languages, different civilizations that were mainly based on their religion. And this simple fact is the root cause of all the India's constitutional ills and deadlocks. If therefore it is accepted that there is in India a major and minor nation, it follows that a parliamentary system based on the majority principle must inevitably mean the rule of major nation. So the democratic system, जो कि इंग्लिश काइंड का डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो हमेशा होमोजेनस जो पॉलिटिकल कल्चर होता है उसके लिए तो बेनिफिट हो सकता है, लेकिन सब कॉन्टिनेंट जैसा कंट्री, यूनाइटेड इंडिया या ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पर डिफरेंट नेशंस रहते हों, जिनके इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हों खाने पीने से लेकर उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तक, जहाँ इतने ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हों, वहाँ पर जो है वो इंग्लिश डेमोक्रेटिक या वेस्टर्न जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है वो कभी भी कामयाब साबित नहीं हो सकता. इससे क्या होगा कि जितने भी नेशंस हैं वो मेजर नेशंस के जो है वो अंडर प्रेशर आ जाएंगे. और जहाँ तक बात है हिंदू और मुस्लिम्स की, तो हिंदुओं का जो एंटी मुस्लिम एटीट्यूड रहा सर सैयद अहमद ख़ान से लेकर पाकिस्तान बनने तक या इवन के अभी तक भी, तो वो उस एटीट्यूड ने, जो उनका अप्रोच था, जो उनकी जो है वो फ़िलासफ़ी थी मुस्लिम्स के हवाले से और उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, उसने मुसलमानों को जो है वो सेपरेट होमलैंड के लिए मेंटली प्रिपेयर किया. और प्रैक्टिकली जो है फिर उन्होंने 1940 के बाद जो है वो अपना मूवमेंट स्टार्ट किया और 1947 में जाकर ये ख़त्म हुआ. Different experiences has proved that whatever the economic and political program of any political party, the Hindu, as a general rule, as a dominating party, will vote for his caste fellow, the Muslim for his core legionist. While Muslim League irrevocably opposed to any federal objective which must necessarily result in a majority community rule under the shape of democracy or in the name of democracy and parliamentary system of government. So different experiences के बाद ये clear था कि किसी भी प्रोविंस के अंदर कोई भी नेशन, चाहे हाईली पॉपुलेटेड हो, मेजॉरिटी में हो, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की भी बात करें, वो कोई भी पॉलिसी अगर पेश करेगी इंग्लिश काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, तो कभी भी हिंदू जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज इट इज़. और वो हमेशा जो है वो अपने हिंदू नेशनलिज़म को
फॉलो करते हुए हमेशा हिंदुओं के इंटरेस्ट और राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए जो एक फेडरलिज़म या जो एक इंग्लिश डेमोक्रेटिक या इंग्लिश पार्लियामेंट्री कॉन्सेप्ट जो है वो सब कॉन्टिनेंट के लिए सोचा जा रहा है, वो कभी भी जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर या यूनाइटेड इंडिया के अंदर तमाम नेशंस के लिए सक्सेसफुल नहीं रहेगा। There were different Hindu-Muslim conflicts that created hindrance towards Hindu-Muslim harmony. As we know, an India-wide attack on the Muslim was launched. In the 5 Muslim provinces, every attempt was made to defeat the Muslim-led coalition ministries. In the 6 Hindu provinces, attempts were made to have Bande Mataram, the Congress party song, recognized as the national anthem. The party flag and the real national language Urdu was replaced by the Hindi language. As we discussed that Muslims won in the 6 provinces out of 8. In those provinces where Muslims were highly populated, Hindu leaders tried to interrupt the Muslim-led coalitions there. तो मुस्लिम्स जो हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ थे और जहाँ मुसलमानों का अपना एक जो है वो लोकल गवर्नमेंट सेटअप था, उसको भी डिस्टर्ब करने के लिए हिंदू लीडर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसी तरह जो हिंदू डोमिनेटेड प्रोविंसेस थे, वहाँ पर जो है वो ख़ास तौर पर मुस्लिम कल्चर और सिविलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए प्रैक्टिकल जो है वो स्टेप्स लिए गए, जैसा कि बंदे मातरम को नेशनल एंथम करार देना। इसी तरह जो है वो जो नेशनल पार्टी फ्लैग था उसको जो है वो नेशनल फ्लैग के तौर पर इंट्रोड्यूस कराना। इसी तरह उर्दू को जो है वो हिंदी लैंग्वेज से रिप्लेस करना। एनीहाउ, everywhere operation commenced and complaints poured in such force that the Muslims, despairing of the viceroy and governors ever taking action to protect them, have already been forced to ask for royal commission to investigate their grievances. मुस्लिम्स के अगेंस्ट हर लेवल पर, हर प्रोविंस पर जो है वो कंप्लेंट्स रजिस्टर किए गए और उन कंप्लेंट्स को एंटी हिंदू नहीं बल्कि एंटी गवर्नमेंट जो है वो कंप्लेंट्स के तौर पर रजिस्टर किया गया और इसके हवाले से जो है वो इन्वेस्टिगेशन कमीशन के लिए कहा गया। Now we talk about the resolution. The resolution for the establishment of separate homeland for the Muslims of British India was passed in the annual session of All India Muslim League that was held in Lahore on 22nd to 24th March 1940 is a landmark document of Pakistan's political history. In 1946, it formed the basis for the decision of Muslim League to struggle for one state for the Muslims. So, the करारदाद पाकिस्तान या लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो 1940 में पाकिस्तान में पास किया गया, जो कि पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री में लैंडमार्क की हैसियत रखता है और यहीं से हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये डिसाइड किया कि वो अपने लिए एक अलहदा वतन जो है वो हासिल करके रहेंगे। द स्टेटमेंट ऑफ द रेजोल्यूशन वाज नो कॉन्स्टिट्यूशनल plan would be workable or acceptable to the Muslims unless geographical contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustments as may be necessary. रेजोल्यूशन में वाज़ेह तौर पर ये क्लियर किया गया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान पॉलिसी जो है वो मुसलमान एक्सेप्ट नहीं करेंगे सिवाय इसके कि जो जियोग्राफिकली इंटेग्रेटेड यूनिट्स हैं, जहां मुस्लिम जो है वो हाईली पॉपुलेटेड हैं, उनको सेपरेट स्टेट ऑटोनमस स्टेट जो है वो डिक्लेयर ना कर दिया जाए। Although the name Pakistan had been proposed by Chaudhry Rahmat Ali in the Pakistan Declaration,
was not until after the resolution that it began to be widely used. तो इनिशियली पाकिस्तान का जो वर्ड है वो रेजोल्यूशन में नहीं था, इसको बाद में जो है वो शामिल किया गया. द नेम पाकिस्तान वाज नॉट यूज्ड इन द रेजोल्यूशन एंड द ऑफिशियल नेम ऑफ द रेजोल्यूशन वाज लाहौर रेजोल्यूशन. इट वाज द हिंदू न्यूज़पेपर्स इंक्लूडिंग प्रताप, बंदे मातरम, मिलाप, Tribune, etc., who ironically coined the name Pakistan Resolution. However, the idea was appreciated by the Muslim masses and the resolution is more known as Pakistan Resolution. So, पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया था, लेकिन इसको तब तक जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया. इसको पहले जो है वो हिंदू न्यूज़पेपर्स के अंदर लाहौर रेजोल्यूशन को जो है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन के तौर पर तनकीद के तौर पर बेसिकली इसको यूज़ किया गया कि जब मुसलमानों ने अपने लिए एक अलहदा स्टेट के लिए डिमांड किया तो लाहौर रेजोल्यूशन को जो हिंदू लीडर्स थे या हिंदू जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने इसको पाकिस्तान का वर्ड जो है वो इसके लिए यूज़ किया. एनी हाउ इस आइडिया को सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स ने पसंद किया और फिर लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से ही मशहूर हो गया. अब अगर हम इसको सम अप करें तो हम देखते हैं कि इस लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे. सो वी कैन समराइज एज द डिमांड ऑफ सेपरेशन इज़ बेस्ड ऑन मुस्लिम नेशनलिज्म. दैट वाज द क्लियर मैनिफेस्टेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी. The Muslim majority areas of India should be merged so that Indian Muslims may have an area where they could establish their independent state. No constitutional plan would be acceptable for the Muslims except the partition. Minority rights should be provided and protected by the Constitution. तो करारदाद लाहौर के बुनियादी मकासद थे कि जो हमारा सेपरेशन का जो डिमांड है वो बेसिकली क्या है, वो रिफ्लेक्शन है, वो मैनिफेस्टेशन है, वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है हमारे टू नेशन थ्योरी की कि मुसलमान और जो हिंदू हैं वो एक दूसरे से हर लिहाज से मुख्तलिफ हैं. गो के ये सेंचुरीज़ तक एक दूसरे के साथ रहे. मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर हिस्से पर रूल किया, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुइज़म और इस्लाम जो है वो कभी भी मर्ज नहीं हुए और ना ही कभी हो सकेंगे. मुसलमानों का लाइफस्टाइल हो, वे ऑफ थिंकिंग हो, उनकी पॉलिटिकल फ़िलॉसफी हो या उनका सोशल ऑर्डर हो, उनका इकोनॉमिक सिस्टम हो या उनके ईटिंग और लिविंग हैबिट्स हों, हर चीज़ वो हिंदुओं से मुख्तलिफ है. और इसी बेस पर हम एक ऐसा अलहदा स्टेट हासिल करना चाहते हैं जहाँ मुस्लिम्स जो हैं वो इस्लामिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जो है वो गुजार सकें विदाउट एनी प्रेशर. इसी तरह मुसलमान जो है सब कॉन्टिनेंट के ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान या पॉलिसी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि वो तमाम एरियाज़ जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं उन पर मुश्तमिल एक आज़ाद रियासत बना दी जाए. और ऐसे एरियाज़ जहाँ मुस्लिम्स माइनॉरिटी के तौर पर रहेंगे वहाँ पर भी मुसलमानों को एज अ माइनॉरिटी उनके राइट्स, चाहे उनके पॉलिटिकल राइट्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और कल्चरल राइट्स जो हैं मुसलमानों के, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट और प्रमोट करने की गारंटी दी जाए. अब इस रेजोल्यूशन के हवाले से हिंदू रिएक्शन क्या था? The Hindu reaction was, of course, quick, bitter and malicious. They called the Pakistan demand anti-national because they always claimed British India as a united India. They didn't accept practically and completely the two-nation concept. They characterized it as vivisection above all. They denounced it as imperialist, inspired to obstruct India's march to freedom. In
Denouncing the demand outright, they however missed the central fact of the Indian political situation, the astonishingly tremendous response of the Pakistan demand had elevated from the Muslim masses. हिंदू रिएक्शन जो है वो ऑब्वियसली गैसेबल था. उन्होंने पाकिस्तान डिमांड को एंटी नेशनल जो है वो कंसीडर किया, इसको एक इम्पीरियलिस्ट जो है वो अप्रोच कहा कि मुसलमान जो है वो सब कॉन्टिनेंट को जो है वो डिवाइड करना चाहते हैं, यहाँ शर फैलाना चाहते हैं. और इसके अलावा वो मुसलमानों का जो एक मासिव सपोर्ट था वो उससे बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गए कि किस तरह मुसलमान जो है वो पॉलिटिकली जो है वो गैदर हो गए हैं और अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहते हैं, अपने लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं जिसको वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं. तो मुसलमानों के जो उस वक्त सेंटिमेंट्स थे या उनके अंदर जो एक जोश और वलवला था वो उसको देखकर भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए. They also failed to take cognizance of the fact that 100 million Muslims were now supremely conscious of their distinct nationhood and were prepared to stake everything to actualize their self-perceived destiny, the creation of an independent Muslim state in the subcontinent. तो मुस्लिम और हिंदू लीडर्स जो है वो सब कॉन्टिनेंट का जो हेट्रोजेनस कल्चर था उसको एक्चुअलाइज नहीं कर रहे थे, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे. और वो सिर्फ़ और सिर्फ यही चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ से चले जाएं और कॉन्स्टिट्यूशनली जो सब कॉन्टिनेंट है उसको यूनाइटेड इंडिया डिक्लेयर कर दिया जाए और वहाँ पर जो है वो इंग्लिश डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और मुसलमान जो है वो उनके साथ जैसे बाकी नेशंस रहते हैं उसी तरह रहते रहें. और इसमें ओवरऑल जो है वो एडवांटेज किसका था? ओवरऑल एडवांटेज जो है वो ज़ाहिर है हिंदुओं का था. वो कभी भी नहीं चाहते थे कि सब कॉन्टिनेंट जो है उसकी डिवीजन हो या मुस्लिम्स जो हैं वो कहीं जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें. लेकिन उनकी इन तमाम जो है वो सोचों के बरक्स सब कॉन्टिनेंट के जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली मोटिवेट किया, सोशलाइज़ किया और मोबिलाइज़ किया और अपने लिए एक अलहदा वतन हासिल करने के लिए तैयार हो गए. नाउ वी विल डिस्कस द रिएक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन दिस रेजोल्यूशन. द ब्रिटिश वर इक्वली हॉस्टाइल टू द मुस्लिम डिमांड फॉर एट लीस्ट टू इम्पॉर्टेंट रीजन्स. First, they had long considered themselves as the architects of the unity of India and of an Indian nation. Number two, they had long regarded the superimposed unity under Pax Britannica as their greatest achievement and lasting contribution in history. तो ब्रिटिशर्स भी हिंदुओं की तरह मुस्लिम्स के इस रिएक्शन और मुसलमानों के इस पॉलिटिकल एटीट्यूड को देखकर हैरान हुए क्योंकि वो समझते थे कि उनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एशिया के अंदर सब कॉन्टिनेंट को जो है वो कंट्रोल करना टैक्स के हवाले से और ओवरऑल जो पॉलिटिकल उनका डोमिनेशन था वर्ल्ड के इस रीजन के अंदर उस हवाले से. लेकिन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने उनको भी हैरान कर दिया. एंड द मुस्लिम्स डिमांड थ्रेटन टू अनडू दीज presumed achievements on which the British had long prided. However, despite the Hindu denunciation and the British alarm, the course of Muslim, indeed Indian politics was from now on firmly set towards Pakistan. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी रिफॉर्म्स थे, जितने भी बाद में कमीशन आए पाकिस्तान बनने तक, जितने भी उनके एफर्ट्स थे वो सब के सब जो है वो नाकाम हुए. और दूसरी तरफ हिंदुओं का जितना भी जो है वो रिजेक्शन था जो हिंदुओं और मुसलमानों का कि वो किसी पॉइंट पर जाकर जो है वो इकट्ठे हो जाएं या हिंदुओं की जितनी भी कॉन्स्पायरेसीज थी या जितने भी उनके जो पॉलिटिकल स्ट्रगल थे एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हवाले से या यूनाइटेड इंडिया को डिवाइड ना करने के हवाले से वो नाकाम साबित हुए. नाउ वी विल कंक्लूड द टॉपिक.
The All India Muslim League Resolution of March 1940, commonly known as the Pakistan Resolution, is undoubtedly the most important event that changed the course of Indian history and left deep marks on the world history. With the passage of time, this resolution, the Muslims of the subcontinent changed their demand from separate electorates to separate state. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो रेजोल्यूशन है, जो कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन के तौर पर मशहूर हुआ, वो ना सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बल्कि वर्ल्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी अहम मकाम रखता है। और इसी प्लेटफॉर्म से मुसलमानों का जो सेपरेट इलेक्टोरेट का स्लोगन था, वो सेपरेट स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो गया। दिस रेजोल्यूशन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया and the creation of an independent Muslim state was set as their ultimate goal. It gave new energy and courage to the Muslims of the region who gathered around Quaid-e-Azam from the platform of the Muslim League to struggle for their freedom. The dynamic leadership of the Quaid-e-Azam and the commitment and devotion of the followers made it possible for them to achieve an independent state within 7 years of their struggle. तो यूनाइटेड इंडिया का जो एक क्लेम था, स्लोगन था हिंदू नेशनलिस्ट की तरफ से, जो उनका राम के क़याम का जो ख्वाब था, उसको बरसगीर के मुसलमानों ने नाकाम साबित किया। कायद-ए-आज़म की लीडरशिप में दीगर तमाम मुसलमान सियासी रहनुमाओं के जो है साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से 7 साल के अंदर जो है वो मुसलमान अपने लिए अलहदा वतन हासिल करने में कामयाब हो गए। एंड दीज आर योर रीडिंग मटेरियल लिंक्स। थैंक यू वेरी मच।